यदि मदरसे सरकारी जमीन पर बने हैं, किसी गरीब का हक मार के बने हैं, तो निश्चित तौर पे छीने जाने चाहिए। यदि बना के ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसका अपमान कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के। मुझे बताइए, इस बिल को नहीं मानते, जैसे ये सड़कों पर उतर रहे हैं। कोई पूछे जब प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, क्या उसके ऊपर जेपीसी का गठन किया गया था? कोई एक सेकुलर नेता, कोई एक इंडिया अलायंस का नेता मुझे ये बता दे कि इस देश में सिखों के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड है? क्या इस देश में बुद्धों के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड अल्लाह की देन नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी खुद अल्लाह ताला की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे, ये हैदराबाद का मुसलमान कहता है जी। मोदी के नेतृत्व में हो रहा था और ये सारे इंडिया अलायंस के चमचे वहाँ पहुंचे हुए थे, जो कि देश में सेकुलरिज्म की पीपड़ी बजाते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये नहीं पूछते क्या इस देश में कोई ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ पे बीते दिन यानी 17 मार्च को जंतर मंतर से मुस्लिम लॉ बोर्ड के तमाम जो नेतागण थे, विपक्षी पार्टियों के जो तमाम नेता थे, वो वहां पे पहुंचे थे और मंच से जो है सरकार के खिलाफ सीधा सीधा आग उगल रहे थे और कह रहे थे कि ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जा रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ है। इस वक्फ बोर्ड बिल आने से जो है मुसलमानों की जो हक है, मुसलमानों का जो हक उनके बाप दादाओं से मिली है, वो कहीं ना कहीं छिन जाएगी। इस बात पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तो मुस्लिम लॉ की तरफ से जिस तरीके से, मुस्लिम बोर्ड की तरफ से जिस तरीके से मांग किया जा रहा है कि इस संशोधन बिल को जो है खारिज किया जाए, उस बात को लेकर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम विपक्ष की पार्टी हो, बीते दिन जो है जंतर मंतर पे वो लोग आए हुए थे और वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये जो बिल है उसको खारिज करे, इसे सरकार वापस ले। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? नहीं, खारिज का तो नहीं। संविधान के तहत मुस्लिम वक्फ बोर्ड लागू किया गया था, दिया गया था कांग्रेस की सरकार में, और संविधान के तहत उसको खत्म नहीं कर रहे, उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो उसमें जोर जबरदस्ती जाती है। क्योंकि आज कानून मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर किसी कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ खड़ा नहीं होया जा सकता। इनका 5 आदमी का बोर्ड होता है, वो फैसला करते हैं, वो इसी के मेंबर होते हैं वक्फ बोर्ड के। तो इसलिए जो है इसमें पूरी मोनोपोली है, वो मोनोपोली को हटाना है और जो इनकी जायदाद है वो जायदाद इनकी रहेगी। जो जोर जबरदस्ती जल्दी आपका 1 किला जमीन है, 5 किले जमीन है, अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने अपनी लाइन खींच दी तो वो हो गया, उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते। कर्नाटक में कितनी धरती जो है निगल चुका है, हिंदुस्तान की इतनी धरती निगल चुका है, ये वक्फ बोर्ड और सारी निगल जाएगा। इसलिए इसमें संशोधन तो क्या है, मैं तो कह रहा हूँ, मेरा अपना निजी राय है, इसको बिल्कुल खत्म करके जो संपत्ति है सारी इंडियन आर्मी को दे दी जाए। एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, तीनों को दे दी जाए। जान वो देते हैं, हम आज घूम रहे हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं और हम सुख शांति से रह रहे हैं, कमा के खा रहे हैं उन फौजियों की बदौलत। उनका वास्ता पड़ता है आतंकवादियों से। आतंकवादी कभी उन्हें मार जाते हैं, कभी आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। कुर्बानी और समर्पण और सारा जो है डेडिकेशन है वो हमारे फौजियों की है। आर्मी को दे देना चाहिए ये सारी संपत्ति और मुस्लिम वक्फ बोर्ड खत्म कर देना चाहिए और सारी जमीन जो है जो भी संपत्ति है वो इंडियन आर्मी को दे देनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों का मानना है कि जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो हमारे बाप दादाओं की है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो भी फैसला होगा, जो हमारे मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो मेंबर होंगे वही तय करेंगे। वो साफ तौर पे नकार रहे हैं इस बोर्ड को। बाप दादाओं की कहाँ से है, रजिस्ट्री है नहीं, सेल डीड है नहीं, 700 साल से रह रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में, जो खेती करते हैं, खेती की ज़मीन थी और यहाँ यूपी में सारी जगह है, वो उनकी ज़मीन कैसे हो जाएगी बाप दादाओं की? बाप दादाओं की वो उनकी है जो खेती करते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जिनकी 10-10 पीढ़ी गुजर गई है, उनकी ज़मीन है। उनकी ज़मीन को हड़पा है, ग्रैब किया है, वो ज़मीन जो है ग्रैब नहीं होनी चाहिए। आपने इन जाहिलों का नंगा नाच जंतर मंतर पे देखा? मैं गुज़िश्ता भारत की रिपोर्ट देख रहा था, उस झुंड के बीच में आप भी पहुंचे थे और टाइम से पहले इनकी परमिशन भी हो गई समाप्त, तो इन्होंने खदेड़ भी दिया। जैसे वहां से खदेड़ा है ना,
इन्हें अच्छी तरह खदेड़ने का ही काम करेगी सरकार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले कार्यक्रम हो रहा था, मदनी के नेतृत्व में हो रहा था, और ये सारे इंडिया अलायंस के चमचे वहाँ पहुंचे हुए थे, जो कि देश में सेकुलरिज्म की पीपड़ी बजाते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये नहीं पूछते क्या इस देश में कोई ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है। कोई एक सेकुलर नेता, कोई एक इंडिया अलायंस का नेता मुझे ये बता दे कि इस देश में सिखों के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या इस देश में बुद्धों के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या ईसाइयों के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड है, जैनियों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है। पहली बात तो सेकुलर देश में कोई अल्पसंख्यक हो नहीं सकता, अगर है भी तो उसकी डेफिनेशन तय होनी चाहिए। 40 करोड़ मुसलमान, अमेरिका से ज्यादा पॉपुलेशन भारत में रहती है सिर्फ मुसलमानों की, वो अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक हो चुके हैं। पाकिस्तान से ज्यादा आबादी मुसलमानों की भारत में है, वो अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। इनसे तो सारे अधिकार छीने जाने चाहिए। और 9 लाख वर्ग किलोमीटर की जो इन्होंने लूट कर रखी है जमीन की, लैंड जिहाद के नाम पे, सबसे पहले तो हिसाब दे मदनी पदनी ओवैसी के कितने यतीम खाने बनाए, कितने मदरसे बनाए, कितने वहाँ वक्फ बोर्ड वो बनाए, क्या नाम है अपना, हज हाउस बनाए, या कितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनाई, और क्या ज्ञान विज्ञान दिया जा रहा है वहाँ कुरान के अलावा, क्योंकि मदरसे में तो सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती है। हम ग्राउंड पे प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, तो हमने कई नेताओं से भी बात किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुस्लिम लॉ का जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, उस पे सरकार का हस्तक्षेप हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जो भी बातें होंगी हम खुद इसमें सम्मिलित कर लेंगे, खुद से अपना काम करेंगे, हमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जी, आप पढ़े लिखे पत्रकारों, एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है वक्फ बोर्ड जी, भारत के संविधान से ही बड़ा है वक्फ बोर्ड, तो हम कैसे स्वीकार करें। वो संशोधन करना चाहती है मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है वो है लखनऊ में। अगर वक्फ बोर्ड केरल में भी कोई जमीन कब्जाता है तो जाना पड़ेगा लखनऊ। सुनने वाला भी मुसलमान, सुनाने वाला भी मुसलमान, वकील भी मुसलमान, तो भैया कहाँ जाएगा इंसान। और उनकी जमीन पे कब्जा हुआ है, वो लैंड वक्फ बोर्ड का है, उनके पास कोई नोटिस भी नहीं जाएगा। इस तरीके के प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती, देश के संसद में उसकी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये तो एक अलग शरिया कानून चला रहे हैं भाई। जब तुम जिन्ना तुम्हारे नाजायज बाप जिन्ना एक अलग मुल्क ले चुका है, तो तुम उन्हीं के साथ जाओ ना, अलग तुम्हें कानून चाहिए तो। भारत तो संविधान से चलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं लोग वक्फ बोर्ड बना के। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसका अपमान कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के। मैं तो मोदी सरकार, भारत के सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि तुरंत सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करे, शरिया लॉ खत्म करे, और वक्फ बोर्ड को भी खत्म करे। संशोधन की जरूरत नहीं है, ये जिहाद अब चलने नहीं देंगे। लैंड जिहाद का अड्डा बन चुका है वक्फ बोर्ड, और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वहाँ मुसलमानों की नहीं है, ये तथाकथित नेता और राजनीतिक दलों की है। इन्होंने कब्जे कर रखे हैं और उन जमीनों का दुरुपयोग करते हैं लोग। ये एक लैंड जिहाद है, और तुरंत वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। या तो एक्सप्लेनेशन दे ये सब लोग के 9 लाख वर्ग मीटर की जो जमीन है, इस जमीन पे ये इनके पास आई कैसे, इनका प्रमाण क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई वक्फ बोर्ड है नहीं हिंदुओं के लिए भाई। देश का बंटवारा हुआ, 18% आबादी तो वहाँ भी गई थी, वहाँ तो 2% बची। यहाँ 8-9% आबादी थी, जो आज 20-25% हो चुकी है। तो हमें ये भी तो समझना पड़ेगा, वहाँ की आबादी घट गई, यहाँ की आबादी बढ़ गई, वहाँ भी जिहाद, यहाँ भी जिहाद। अब हिंदू नहीं करेगा बर्दाश्त। इस जिहाद को ही हम खत्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। और मोदी सरकार के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में हो गया तो हो गया, इस रिजीम में हो गया तो हो गया। अभी देश के हिंदुओं की आंखें खुल गई तो खुल गई, नहीं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इस देश के भी हाल हो जाएंगे। हिंदू समुद्र में डूब के मरेगा, या तो कन्वर्ट हो जाएगा या कट जाएगा। इस बिल को नहीं मानते, जैसे ये सड़कों पर उतर रहे हैं। कोई पूछे जब प्लेसीजा वर्शिप एक्ट आया था, क्या उसके ऊपर जेपीसी का गठन किया गया था? क्या उसके ऊपर सदन में बहस हुई थी? जब वो प्लेसीजा वर्शिप एक्ट आ गया, क्या उसके बाद कोई हिंदू संगठन सड़कों पर उतरा? क्या किसी ने इस तरह के धरने प्रदर्शन किए, आगजनी फैलाई? देखो, इंडिया अलायंस के कहने पर ही जेपीसी का गठन किया गया। ठीक है। जेपीसी के अंदर 14 जो इनकी डिमांड थी, 16-11 से सत्ताधार जो पार्टी है उसकी मान ली गई। 16-11 से संशोधन बिल पास हो गया। ये जो AIMPLB, AIMIM, जमीयत उलेमा हिंद, ये जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ना जंतर मंतर पे, ये अपनी अवैध प्रॉपर्टी को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इन्होंने हड़पी हुई है ना प्रॉपर्टी, इन्हें मालूम है इनके पास कागज नहीं है। ये कहते हैं ना कागज नहीं दिखाएंगे,
ये उसी असूल पर चल रहे, कागज नहीं दिखाएंगे। ये बताइए, जेपीसी की जब डिमांड इंडिया अलायंस के ऊपर ने जब की और मान लिया गया और इतने 16-11 से संशोधन पास भी हो गया, उसके बाद इनको क्यों ऑब्जेक्शन लेनी पड़ रही है? कल जो है जिस तरीके से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया गया, लगातार विपक्षी पार्टी के नेता भी वहां पहुंचे। वो कह रहे कि ये जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो संशोधन बिल लाया जा रहा है, वो सरकार की तरफ से जो मानसिकता है वो मुसलमानों के विरोध में। क्या कहना चाहेंगे इस बात जो पर? नेता इस बात की सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर ले और उनके बाप दादा तक की हैसियत ना हो उस प्रॉपर्टी को क्लेम करके वापस लेने की, तो सोचिए क्या दर्द गुजरेगा, क्या दर्द गुजरेगा। जो कोठियां बना रखी है नेताओं, सांसदों, विधायकों पर, अन्य पार्षदों ने, उनकी कोठी पर कल कोई कब्जा कर ले और वो अपने बाप दादा तक की एड़ी चोटी लगा ले, जिले से लेके डीएम, एसडीएम, कलेक्टर तक कोई उनको ना बचा पाए, सिक्योरिटी ना दे पाए, तो क्या स्थिति होगी उस विधायक की, सांसद की। ये पार्लियामेंट के द्वारा एक भ्रष्ट निर्लज्ज पार्टी के माध्यम से पारित बिल जो समाज के सामान्य व्यक्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया, उसकी संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न किया, साथ ही जो संपत्तियां हैं उनकी अपनी, जिनको वो कहते हैं, ना उसका पेपर उनके पास है, ना डॉक्यूमेंट उनके पास है, ना उनके पास लीगल राइट्स है। तो बताइए कि ऐसे चीजों को कैसे आप समाज में देखते हैं? ये तो सरकार प्रयोजित हो जाएगा ना। तो सरकार कब तक प्रयोजित कर सकती है इस तरीके का आपराधिक षड्यंत्र सामान्य व्यक्ति पर, जो बिल्कुल सीधा साधा जीवन जीता है, उसके ऊपर हमला करने का प्रयोजन ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित किया गया, जो सीधे तौर पर एक हमला था सामान्य व्यक्ति के अधिकार पर, सामान्य व्यक्ति के जीवन पर, एक सवाल है, संपत्ति पर। उशद्दन ओवैसी साहब मन से सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो हमारे बाप दादाओं की है, वो अल्लाह ताला की देन है, वो जब तक रहेगी वो हमारी रहेगी, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। कोई अल्लाह ताला की देन नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी खुद अल्लाह ताला की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे, ये हैदराबाद का मुसलमान कहता है जी। तो जो मुसलमान खुद ही अल्लाह ताला की संपत्ति को समाज को ना देकर के अपने बाप की बपौती समझ रहा हो, तो उससे समाज को तो लौटानी पड़ेगी ना। समाज की संपत्ति समाज के हाथ में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन वो अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हैदराबाद का मुसलमान कभी आएगा तो उससे पूछना कि कितने बीघे पर अकबरुद्दीन ओवैसी का कब्जा है, जो वक्त की संपत्ति है। तो जाहिर सी बात है, भू माफिया हो, सामान्य नागरिक का अधिकार हो, सामान्य नागरिक के जीवन में एक बुरे सपने जैसा हस्तक्षेप किसी भी संस्था का हो, या मुसलमान का हो, हिंदू का हो, या सिख का हो, जैन का हो, बौद्ध का हो, या सरकार का ही क्यों ना हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था। ये तो राजनीतिक अपराध था जो पार्लियामेंट में रचा गया, हिंदू समाज के खिलाफ, जैन समाज के खिलाफ, बौद्धिस्टों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, अन्य हिंदू समाज के खिलाफ, जो बिल्कुल शांति प्रिय जीवन जी करके अपनी संपत्ति बना रहा है, अपनी 25-25, 30-30 साल पुरानी। सरकार कहती है 12 साल जहाँ कब्जा हो उसका मालकाना हक उसको मिलता है, और जहाँ 50-50 साल से आप रह रहे हैं उस पे वक्फ बोर्ड वाले अपनी पर्चियां बांट रहे हैं कि ये संपत्ति हमारी। ये कैसा तौर तरीका है? जाहिर सी बात है, ईमानदार तरीके से कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, एक आम आदमी का अगर 1 इंच का भी हक दबा रहा है तो उसका हक सुरक्षित करने की जिम्मेदारी एक अच्छे नेक नेता और सरकार की बनती है। वो कह रहे हैं कि यदि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित हो गया तो मुसलमानों के जो मदरसे हैं, मदरसे छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, मस्जिदें छिन जाएगी। ये नीति जो है, यदि मदरसे सरकारी जमीन पर बने हैं, किसी गरीब का हक मार के बने हैं, तो निश्चित तौर पे छीने जाने चाहिए। यदि मदरसे आपकी जमीन पर बने हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी की जमीन पर बने हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बने हैं, तो कौन छीन लेगा? किसके बाप में दम है जो छीन लेगा? और कौन से कानून से छीन लेगा? बैरिस्टर है जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो एडवोकेट है, वकालत पढ़ रखी है, कौन से कानून से छीन लेगा? बता दे मुझे। लेकिन अगर वो सरकारी जमीन पर है, वो मेरी जमीन पर है, वो किसी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध की जमीन पर है, किसी क्रिश्चियन की जमीन पर है, और उसका पेपर नहीं है भाई साहब के पास, तो किस अधिकार से उस पर तुमने मदरसा बना लिया? किस अधिकार से तुमने उस पर कब्रिस्तान बना ली? किस अधिकार से तुमने मस्जिद बना ली? वो तो पाक जमीन पर बनना चाहिए ना, वो तो आपकी जमीन पर होना चाहिए ना। आप किसी की जमीन पर कब्रिस्तान तो नहीं बना लेंगे, किसी की जमीन पर मदरसा बना करके कब्जा तो नहीं कर लेंगे। आप कोई गुंडा तो है नहीं, आप कोई आतंकवादी तो है नहीं, आप कोई 47 लेके जमीन कब्जाए तो है नहीं। आपने ईमानदारी से बनाया होगा ना, तो ईमानदारी से बनाया होगा तो कौन से कानून से कौन सा व्यक्ति छीन लेगा? मुझे बता दीजिए आप। कहीं कोई चारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बदमाशियां करना, अकबरुद्दीन ओवैसी का, और भोले भाले बच्चों को भड़काना,
अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का काम है और कोई काम नहीं।